हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पिछली वीडियोस में हमने समझा था कि मैटर क्या होता है और मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते, बल्कि उनके बीच थोड़ी खाली जगह होती है या थोड़ी स्पेस होती है। इस बात को हम पिछले एक्सपेरिमेंट के वीडियोस में भी देख चुके हैं। जब हमने सॉल्ट या शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया था, या जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को बार बार डाइल्यूट किया था, तो हमने देखा था कि सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल जाते थे और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कई बार डाइल्यूशन के बाद भी पानी में दिखाई देता रहता था। ये तभी पॉसिबल होता था जब पानी के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है जिसमें दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स आकर फिट हो जाते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं होती तो ये मिक्सिंग कभी पॉसिबल ही नहीं होती। अब इसी बात को एक सिंपल डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। जब हम चाय, कॉफ़ी या लेमनेड, नींबू पानी बनाते हैं तो शुगर आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। इसका रीज़न भी यही है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है या फिर वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और अगर पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं होती तो किसी भी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स होना पॉसिबल ही नहीं होता। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। इसका मतलब ये है कि मैटर के पार्टिकल्स कभी रेस्ट में नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल क्लासरूम एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, क्लास के एक कॉर्नर में एक इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती रखी हुई है, लेकिन वो जलाई हुई नहीं है। अगर आप उससे दूर खड़े होते हैं तो आपको उसकी स्मेल महसूस नहीं होती। स्मेल तभी आती है जब आप उसके बहुत पास जाके खड़े होते हैं। अब जब हम उसी इंसेंस स्टिक को जला देते हैं या लाइट कर देते हैं तो कुछ ही टाइम में उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। इससे हमें ये समझ आता है कि जलने के बाद इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ लगातार मूव करते हुए पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग या कॉन्टीन्यूसली मूविंग होते हैं। अब इसी बात को एक और एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हम दो बीकर लेते हैं, दोनों में पानी डाल लेते हैं और एक बीकर में धीरे से इंक डालते हैं और दूसरे बीकर में धीरे से हनी डालते हैं। दोनों बीकर्स को बिना हिलाए रख देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं ओवर द टाइम क्या चेंजेस होते हैं। तो शुरू में हम देखते हैं कि इंक पानी में बहुत ही क्विकली या रैपिडली स्प्रेड होने लगती है, वहीं जो हनी है वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद इंक पूरे पानी में इवनली स्प्रेड हो जाती है और हनी भी धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स हो जाता है। इससे हमें ये समझ आता है कि चाहे प्रोसेस स्लो हो या फास्ट हो, लेकिन पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और इसी कॉन्टिन्यूस मोशन की वजह से मिक्सिंग पॉसिबल होती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और देखते हैं जो टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बताता है। तो हम दो ग्लास लेते हैं, एक ग्लास में हम कोल्ड वाटर लेते हैं और एक में हॉट वाटर। दोनों में एक एक क्रिस्टल कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का डाल देते हैं और बिना स्टीयर करे, बिना उसे हिलाए हुए हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। हम देखते हैं कि हॉट वाटर में कलर बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, वहीं कोल्ड वाटर में कलर बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। इसका रीज़न ये है कि पार्टिकल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है और टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है। तो इसलिए when temperature increases the particles move faster and the kinetic energy increases। और इसलिए हम कहते हैं that particles of matter are always moving and they possess a kinetic energy। अब साथ में समझ लेते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन which is डिफ्यूजन। जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स अपनी खुद की मोशन की वजह से अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन इट्स ओन। तो इस डेफिनेशन को आप ज़रूर याद रखना। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के तीसरे और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के पास सिर्फ स्पेस और मोशन ही नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एक्टिविटी इमेजिन करते हैं। सोचिए, कुछ स्टूडेंट्स हाथ पकड़कर ह्यूमन चेन बना लेते हैं। अगर हमें इस चेन को तोड़ना हो तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। इसी तरह मैटर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। अब इसी आइडिया को कुछ रियल एग्जाम्पल से भी समझते हैं, जैसे कि आयरन नेल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, चॉक को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान होता है, और रबर बैंड को हम आसानी से स्ट्रेच या तोड़ सकते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। जैसे आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, देन चॉक में ये मॉडरेट लेवल का होता है, और रबर बैंड में ये कंपैरेटिवली वीक होता है, एंड इसी वजह से वो स्ट्रेच भी हो जाती है और ब्रेक भी हो सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर हम पानी के सरफेस को कट या ब्रेक करने की कोशिश करें तो पानी कभी कट नहीं होता, वो थोड़ी देर में फिर से अपने सरफेस को जोड़ लेता है। और इसका रीज़न यही है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो उन्हें एक साथ रखती है। तो इन सब ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल से हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और ये फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करके रखती है, और हर सब्सटेंस में ये डिफरेंट स्ट्रेंथ की होती है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैटर अपना शेप, अपना स्ट्रेंथ और नेचर मेंटेन कर पाता है। तो अब तक हमने पार्टिकल्स के स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन के तीनों कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एनसीईआरटी की एक क्वेश्चन एक्सरसाइज है जिसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखनी है, विच इज मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब एक एक करके देखते हैं। थिंग्स दैट आर मैटर, मतलब कि जो चीज़ें मैटर हैं। तो चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी होता है, तो वो क्या हुई? मैटर हुई। देन एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी मास होता है, इसलिए वो भी क्या हुई? एयर। जब एयर चलती है तो हमें हमारे फेस पे फील होती है, इसलिए फील होती है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मास है, इसलिए एयर भी क्या हुई? मैटर हुई। देन एलिमेंट्स भी क्या है? स्पेस भी लेते हैं और कुछ ना कुछ इनका मास भी होता है, तो इसलिए एलिमेंट्स भी क्या हुए? मैटर हुए। देन लेमन वाटर भी स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसका भी मास होता है, इसलिए वो भी क्या हुआ? मैटर हुआ। देन स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल हमें इसलिए आती है क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और उनका भी मास होता है, इसलिए स्मेल ऑफ परफ्यूम भी क्या हुई? मैटर हुई। देन अब हम देखते हैं थिंग्स दैट आर नॉट मैटर। तो इसमें लव, हेट और थॉट, ये फीलिंग्स और इमोशंस हैं, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, ना ही इनका कोई मास होता है, ये सिर्फ हमारे ब्रेन के इमोशंस हैं, इसलिए ये क्या हुई? दीज आर नॉट मैटर। देन कोल्ड एक टेम्परेचर है या फिर एक फीलिंग है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है, इसलिए ये भी क्या हुआ? नॉट मैटर। देन स्मेल, अगर स्मेल को हम सेंसेशन या फीलिंग के रूप में देखें तो वो मैटर नहीं है, लेकिन किसी सब्सटेंस की स्मेल मैटर है, like smell of perfume. Now, question number 2 is, give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. इसका रीज़न डायरेक्टली टेम्परेचर और मोशन ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है। तो हॉट फूड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं, उनका डिफ्यूजन एयर के साथ फास्टर होता है। कंपैरेटिवली कोल्ड फूड में पार्टिकल्स स्लो मूव करते हैं, उनका डिफ्यूजन एयर के पार्टिकल्स के साथ स्लो होता है, इसलिए हॉट फूड की स्मेल हमें दूर तक पहुंच जाती है, जबकि कोल्ड फूड की स्मेल के लिए हमें उसके पास जाना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? इसका सीधा आंसर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस भी होती है, और इसी स्पेस की वजह से डाइवर पानी के अंदर इजीली मूव कर पाता है। अगर वाटर के पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते तो ये मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हुआ? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है। नंबर 1 इज
particles of matter have space between them. Then second, particles of matter are continuously moving. Then third is particles of matter attract each other. तो ये था मैटर इन सराउंडिंग्स का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट पार्टिकल्स की बिहेवियर की वजह से कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।